केमिस्ट्री में चार्ज, हम इसे दूसरे ढंग से नहीं बोल सकते, इसे इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिस्ट्री, राइट। क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी वो केमिस्ट्री है या केमिकल रिएक्शंस हैं वो वाले जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जनरेट हो रहे हैं। क्लियर? तो इसको अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिख ले साथ साथ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with chemical changes, deals with chemical changes occurring due to electricity. क्लियर? अब इसमें हम पढ़ते हैं जो मेन, अब देखो ये चैप्टर ना अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो पहले होंगे वो सब आपके यानी कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब होगा। बट हम इसको शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, क्योंकि बच्चों को पहले सेल ही नहीं पता होता, फर्क क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें जो हम चीज पढ़ने वाले, हम बेसिकली पढ़ने वाले कि केमिकल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती। नॉर्मली अभी तक आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा है, राइट? जिसमें आप क्या पढ़ते हो? ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अगर जिसमें एक ही कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एंड इट इज कनेक्टेड टू बैटरी, राइट? जिसमें आप क्या कहते हो? माइनस वाला आपका कैथोड है और प्लस वाला आपका एनोड है, राइट? लेकिन ये सेल कौन सा है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। पॉइंट बोथ ऑफ यू। अरे ये भूल गया, माइनस नेगेटिव अभी बता देती हूँ, तरीका बता देती हूँ याद रखने का। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें एक ही सेल है और उसी के अंदर आपके सौम्या, उसी के अंदर आपके दोनों इलेक्ट्रॉड्स डिप करे हुए हैं। क्लियर? और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं दैट इज ओनली वन। सपोज करो मैंने कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लिया है। क्लियर? अब इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, इसके कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे दूसरा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पढ़ेंगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन तो होती है। और हमेशा आपको याद क्या रखना है कि जो आपकी रिडक्शन होगी वो हमेशा कैथोड पे ही होगी और ऑक्सीडेशन जो होगी वो हमेशा एनोड पे। अब मुझे बताओ कि हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये दोनों चीजें क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है तो बता दो अभी के अभी। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Cu -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Cu2+, तो 0 था, 0 से 2+ पे गया। यहाँ अगर मैं करूँ इसको तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका लेट्स टेक क्लोरीन, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इट्स गिविंग यू Cl-, 0 से -1 में चला गया तो नंबर आपका कम हुआ। क्लियर? अब ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसका क्या काम होता है बेसिकली? क्योंकि ग्रेड आपने 9, 10 में सब में पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता क्या है? I'm not asking you the procedure, I'm asking you the definition. I'm not even asking you the application of it. अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन? चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 11th में पढ़ा है ना रिडॉक्स में। ध्रुव तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा ओके, क्या होता है? जो भी याद है बोलो। नहीं याद? बोलने से याद नहीं। हिंदी में बता दो। हाँ
डायग्राम नहीं मांगा, डेफिनेशन मांगी। वो करता क्या है? आयंस का एक्सचेंज, ब्रेकिंग एंड पता नहीं ऐसे सब। डिसोसिएट, तो इसमें भी होता है, डिसोसिएट इलेक्ट्रोलिसिस वो इसमें होता है। मैंने ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ पे मैंने बैटरी पहले से लगा दी है उसके अंदर। इसमें देखो, इसमें हमने बैटरी पहले दे दी है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बैटरी के थ्रू केमिकल रिएक्शन करता है। मतलब अगर हम ऑन करेंगे स्विच तभी कोई केमिकल रिएक्शन चालू होता है इसके अंदर। और इलेक्ट्रोकेमिकल में 11th में क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन की वजह से वोल्टेज जनरेट होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं इफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, बोल सकते हैं हम ये चीज। अब और एक और चीज अब आता है, हमने पढ़ा था एक वर्ड स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कौन सा रिएक्शन देता है, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि इसे हम करवा रहे हैं, ये अपने आप नहीं होता, राइट? नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम इसे करवा रहे हैं। इट इज नॉट हैपनिंग बाय इटसेल्फ, राइट? ओके। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी लेस देन 0, इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर, सॉरी बोल दिया सच है। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होगा हमेशा। क्लियर? तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फर्क होता है। क्लियर? लिख लो फटाफट। If I talk about anode will be your always negative in this case. हाँ, ये आपका कैथोड है जो कि नेगेटिव होता है, और ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिव होता है। क्लियर? और ऑक्सीडेशन फिर भी यही होगा, ये चीज नहीं भूलनी है। और यहाँ पे आपका रिडक्शन होता है, ठीक है? दूसरी चीज, इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम अलग अलग लेंगे। तो उनके रॉड्स पे डिपेंड करता है ना, जो जिस चीज की रॉड होगी उस चीज अच्छा, मैंने लिखा गलत है, बोल। हाँ, अब नाउ सी है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें वो दो अलग होते हैं। यहाँ पे हम एक सेकेंड पहले देख पाते, ये और इसमें होता है कॉपर सल्फेट 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन। नहीं बेटा, ये कुछ है जहां तक मुझे लग रहा है। एयरवॉल तो नहीं बेटा, वो मेरे वीडियो के भरोसे जिंदा रहता है। नाउ सी हियर, हाँ जी सर, यू वर आस्किंग समथिंग। मेरा डाउट है। ओके, नाउ इन दिस केस, अब ये जो आपकी रॉड होती है, आप इसके अंदर रॉड लेंगे जिंक की, और यहाँ रॉड होगी आपके कॉपर की। क्लियर? अब इस चीज में दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज विच वी विल टॉक आफ्टर सम टाइम। अब पहले देखते हैं इसमें काम कैसे होता है। इफ आई टॉक अबाउट एनोड, एनोड आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये स्प्लिट अप करेगा दो चीजों में, Zn2+, राइट, एट SO4 2- में। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी दो आयंस होंगे। क्लियर? पहली बात मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ 1 मोलैरिटी क्यों लिखा? सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा तो फिर मैं 0.5 भी रख सकती हूँ। स्टैंडर्ड, यस, we always have to take a standard solution, यानी कि आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जब सॉल्यूशन लेते हैं तो वो हमेशा 1 मोलैरिटी लेकर ही चलते हैं। ये दोनों क्लियर है? ये स्प्लिट करेंगे
अब मुझे तुम लोग बताओ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कौन लूज करेगा, ये वाला Zn या ये वाला Zn? वो वाला, ठीक है। तो ये Zn क्या करेगा यहाँ पे, जो हमारा ये वाला Zn है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा Zn2, ठीक है। और वो Zn2+ कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दैट विल ट्रेवल इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, तुम्हें पता है, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, Cu ये वाला या ये वाला, Cu2+, Cu2+, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास आए हैं वहां से वो लेगा और बनाएगा Cu। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ ट्रांसफर कर देगा। जब ऐसा चलता रहेगा तो कुछ देर बाद होगा क्या, एक रोड नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अब पहले तो एक चीज समझ लो, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट। अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कहां से कहां कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड, ठीक है। करंट कौन सी डायरेक्शन में करेगा, कैथोड टू एनोड, तो वोल्टेज हमारी रीडिंग दिखाएगा। और ये जो रीडिंग दिखाता है, स्टैंडर्ड रीडिंग जो हम बोलते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन पे, वो आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है 1.1, ठीक है। ये फिक्स रहेगी, इसके लिए हमेशा याद रखना कि जब भी ये दिखाएगी वोल्टेज 1.1 वोल्ट ही दिखाती है, जब आप ये टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे कैरी कर रहे हो। अब कुछ देर बाद ये रिएक्शन हो जाता है बंद, ऐसा क्यों होता है, किस किस को याद है, यस मैम। कहाँ पे, कौन सी वाली, दो हैं, राइट वाली में, अच्छा ठीक है। ऑब्वियस कि हमने यहाँ से Cu यूज किया, सारा इधर ले गए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम कहेंगे Cu2+ से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन SO4 2- की हो गई, राइट। यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, क्षितिज, क्षितिजो, तो यहाँ पे आपकी Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन SO4 2- में बढ़ गई। क्यों बढ़ी, कि यहाँ से Zn2+ इसमें आ रहा है, Cu यहाँ से यहाँ जा रहा है। किसी को डाउट है इसमें कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ क्यों किसकी बढ़ी है, पूछ लो अभी, किसी को भी डाउट है, ध्रुव, सौम्या, वैष्णवी, कार्तिक, क्लियर एकदम, ओके। अब जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं देने के लिए, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकते हैं, तो होगा क्या, रिएक्शन स्टॉप। हियर कम्स योर सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज हमें लेना कैसा होता है, इस पे बहुत मैटर करती है चीजें, तो पहले ये नोट कर लो, सबने नोट कर लिया, हाँ जी, नहीं बच्चे हैं सॉल्ट ब्रिज की, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो कुछ कंडीशन के ऊपर रखा जाता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी लो और बना दो। ये ऐसा होता है, ये दिखने में आपकी एक बेंड ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक पॉलीसैकेराइड डालते हैं, और वो पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है, अगर अगर का, ठीक है। अगर अगर के साथ हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और डालते हैं, जो कि आपके हो गए KNO3, बताती हूँ कहाँ पे नहीं भी डाल, वो भी बता, NH4NO3, ठीक है ना, ऐसे डालते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कई बार बुक्स में दिया होता है हम KCl क्यों नहीं यूज करते, या हम AgCl भी क्यों नहीं ज्यादा यूज करते, रीजन। अब आपको पहले सुन लो मेरी पूरी बात, ये हमें डालना है इलेक्ट्रोलाइट, ये डालने होते हैं मोस्टली, इनको अवॉइड किया जाता है। अरे रुक जाओ, बता रही हूँ, तुमने ये लिखा था कि ये नहीं लिखते, ये भी ऐड करना है। अब होता क्या है, ये हम क्यों डालते हैं वो बाद में बात करते हैं, पहले सुन लो होता क्या है। इसके अंदर हम इसका अगर अगर के मिक्सचर के साथ इनको मिक्स करके इसमें डाल देते हैं, और ये सेमी सॉलिड होता है, और साइड में हम इसके कॉटन यहाँ पे प्लग इन करते हैं, ठीक है। अब इसका पहला एस्पेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट चूज करते वक्त ये इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट का मतलब क्या है,
कि वो जो रिएक्शन यहाँ कैरी कर रहा है ना उसके साथ ये रिएक्ट ना करे, ठीक है। और निष्कर्ष थोड़ा साइड में जो पीछे से नजर नहीं। तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट रिएक्ट या शुड नॉट पार्टिसिपेट in reaction occurring in cell means सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसके साथ ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए, कोई रिएक्शन लॉस एंड गेन का नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये इसमें जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए। जंक्शन पोटेंशियल आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, किसी को दिक्कत है तो बता दो। जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। इसके साथ एक और पॉइंट लिखती हूँ पहले मैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस शुड बी सेम। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, चलना। हम कहते हैं आयंस की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? सपोज करो मैंने KNO3 लिया, उसको इसमें डाला, ठीक है ना। अब वो क्या, K तो यहाँ से फटाफट बाहर आ गया, NO3 जी अपनी मस्ती में चल के आ रहे हैं, करेगा तो बाहर जाएंगे इसके, ठीक है। तो वो चलने में उनको दिक्कत हुई है, तो रिएक्शन एक साइड तो स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइड स्टार्ट होने में टाइम लगाएगा, यही होगा। और जब तक NO3 नहीं चल के आएगा, एज रिएक्शन में इसे डिप करते सर हम इसकी कॉटन हटा देते हैं, ठीक है। जो इसे हमने प्लग इन किया होता है कॉटन से, हमें वो कॉटन रिमूव करनी हो, ठीक है, तभी तो रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाएगा उसके। तो आप सपोज करो आपका NO3 तो अंदर गया, बाहर आया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस में SO4 है वो अंदर चला गया, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है अंदर और यहाँ से भी एक चार्ज अंदर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे KNO3 सपोज करके लेकर चल रही हूँ, तो K तो मेरा यहाँ से बाहर निकल आया, NO3 आया है, लेकिन इतनी देर में ZN घुस गया इसके अंदर। तो क्या होगा, एक साइड में प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक साइड में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उस चक्कर में एक यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं माइनस माइनस और एक प्लस प्लस। इसे कहा जाता है जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक अपना ही पोटेंशियल इनका इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट ब्रिज में चलना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ की वोल्टेज में गड़बड़ी आ गई। इसी वजह से हम कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मोबिलिटी ऑफ आयन शुड बी सेम, ताकि जब आयंस बाहर निकले तो दोनों एक ही स्पीड से बाहर आ जाए। ऐसे नहीं कि एक तो आ रहा है फटाक से और एक आ रहा है धीरे धीरे चलते चलते चलते। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। क्लियर? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है लास्ट पॉइंट। हम AgCl को तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? AgNO3 को, सॉरी, AgNO3 हो गया, AgCl हो गया, इनके सॉल्ट्स को हम अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और PVD बना देते हैं। Ag के मोस्टली सॉल्ट्स खाली NO3 को छोड़ के AgCl, AgBr, AgI, आपको हेलो एल्केन्स में मैंने पढ़ाए थे, ये सब वाइट, येलो, डर्टी येलो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट बनाने लग जाते हैं, ठीक है। Ag के सारे सॉल्ट्स मोस्टली प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब आप ये सोचो, अगर यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया, इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं रहा, तो सॉलिड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना ही वो रिएक्शन कैरी करेगा, तो आपका रिएक्शन फिर से हैम्पर करेगा उस केस में। KCl में क्या होता है, जब हम कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ तो हमने Zn और Cu लिया, हम मोस्टली KCl का इलेक्ट्रोलाइट इसलिए अवॉइड करते हैं कि अगर हमने इसमें अगर इनर्ट गैस जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर हमने प्लैटिनम मरकरी की ले ली, उसके साथ इसका Cl अटैक करना शुरू कर, तो वो प्लैटिनम के साथ एक सॉल्ट बनना शुरू हो गया, मरकरी के जो रॉड्स होते हैं उनके साथ एक सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाता है कभी कभी, इसलिए हम KCl मोस्टली अवॉइड करते हैं। गॉट इट क्लियर? अब फटाफट इसको लिख लो, इन 3 पॉइंट्स को। जंक्शन वाला देखो, मैंने ये बोला, जब मैंने इसके अंदर सपोज करो आपने मैंने क्या लिया हुआ, KNO3, ठीक है, KNO3 मैंने इसमें अगर अगर के साथ डाल दिया। यहाँ पे कॉटन था, कॉटन मैंने हटा दी, ठीक है। जैसे ही मैं कॉटन हटाऊंगी होगा क्या,
जो आपका इस साइड किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, SO4 की, तो यहाँ से कौन सा आयन बाहर आना चाहिए, नेगेटिव आयन बाहर आना चाहिए। और यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, SO4 की, तो यानी पॉजिटिव आयन बाहर आएगा यहाँ से, तो रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर सपोज करो ये तो यहाँ से फटाफट से बाहर आ गया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, NO3 नहीं जा रहा, तो मस्ती में चल रहा है अपना, धीरे 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 धीरे, तो उतनी देर में होगा क्या, इसके अंदर Zn2+ चला जाएगा। जब इसके अंदर Zn2+ चला जाएगा, NO3 ऑलरेडी है, उस वजह से होगा क्या, एक पोटेंशियल ऑलरेडी माइनस का है उसमें, एक पॉजिटिव भी कलेक्ट हो गया साथ में, तो एक जंक्शन पोटेंशियल बन गया ना। दूसरी एक और चीज हम लिखते हैं, कई बार डॉक्टर ये पूछा जाता है हम इसे खाली क्यों नहीं रख देते, सिर्फ उसी टाइम पे डाल देंगे कोई सॉल्यूशन जिससे हमें कैरी करना हो। खाली ना रखने का भी यही रीजन है, हमने खाली रख दिया तो ऑलरेडी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसको तो जगह मिल गई ना एक और जगह जाने की, और इधर से भी इसको खाली जगह जगह मिल गई जाने की। दिस इज अनदर रीजन कि हम सॉल्ट ब्रिज को कभी खाली नहीं रखते और पहले से नहीं डाल के रखते। जब हमारे को लगता है ना रिएक्शन स्टॉप हो रहा है, उसी टाइम हम उसको डालते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट पहले 12वीं में कराते थे लैब के अंदर, प्रॉपर सॉल्ट ब्रिज बना के इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल हम बनाना सिखाते थे 12th। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि CBSE भी प्रैक्टिकल्स कम कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकल अब भी आपका चाहो तो आप अपने टीचर्स को बोल सकते हो कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाकर दिखाएं लैब, ठीक है। ये यही वाला एक्सपेरिमेंट हम करते हैं Zn और CO वाला, रेस्ट इज योर टीचर्स विश, वो कराएंगे कि नहीं कर, ठीक है। हाँ अभी बताते हैं उसकी कंडीशन बताऊंगी। सेल रिप्रेजेंटेशन तुम दोनों की हो गई खत्म। सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले इस सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, तो बहुत सिंपल, ABC, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। एनोड में क्या हो रहा है, Zn2+ कर रहा है कन्वर्ट, या Zn कन्वर्ट कर रहा था Zn2+ में, Zn कर रहा था। तो हम पहले क्या लिखेंगे, Zn सॉलिड सिंगल लाइन, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn2+, एक्वस, मोलैरिटी क्या है 1 मोलैरिटी, ब्रिज के लिए डबल लाइन, यहाँ क्या हो रहा है Cu2+, एक्वस 1 मोलैरिटी, सिंगल लाइन Cu सॉलिड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपका ये कैथोड का रिएक्शन है, ठीक है, और एनोड का रिएक्शन क्या था, Zn loses 2 electron and gives you Zn2+, यही था। तो यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में था और ये सॉलिड में गया, ये सॉलिड में था, ये एक्वस में गया, मैंने वही लिखा है, Zn solid, Zn solid changes to Zn aqueous 1 molarity, Cu aqueous 1 molarity changes to solid, clear। और डबल लाइन आपका ब्रिज इंडिकेट कर। अब यहाँ पे हम निकालते हैं E0 सेल, राइट, यानी जिसे हम कहते हैं EMF या E0 सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। इसे हम करते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, या E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। अब मुझे एक बात बताओ, E0 सेल इंडक्टिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव है, चुप रहना, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, किसको याद है एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है, किस फर्क, बहुत श्योर नहीं हूं, और मैंने शायद वो इंडिपेंडेंट no we are going that no that is state and path function, that is state and path function, वो एकदम अलग ही टॉपिक है। बोल रही है हाँ तो किस पे कौन डिपेंड करता है, राइट, थैंक यू यूवी, तुम्हें याद है या ये तुक्का था, क्या ये तुक्का था ना, और इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होता है। अब मुझे बताओ E0 सेल एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव, इंटेंसिव, दैट मींस ये मास पे तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्लियर। सो दैट मींस ये पॉइंट लिख लो क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। इट इज
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर किसी को इंटेंसिव याद ना है तो उसके आगे लिख लो मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, मास इंडिपेंडेंट मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर? ओके। फिर हम इसे अगर कैलकुलेट, अगर मैंने सपोज करो तुम्हें 2 इलेक्ट्रोड दे दिए और सारी रीडिंग मैंने कॉपर की दी है। अब मैं सबको रब कर दूं जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, सबको अच्छा ऊपर का तो कर दो। हाँ ठीक। अब ये देखो, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया ई नॉट सेल निकाल के दो, Cu2+ से Cu बनाओ और इसका मुझे सेल का ई नॉट सेल निकाल के दे दो, और मैंने तुम्हें जो वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है, Cu प्लस चार्ज लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स यू Cu+। ठीक है, सेकंड मैंने दी है Cu2+ loses 2 electron and gives you Cu, and third जो मैंने दी है Cu loses 2 electron and gives you Cu। ठीक है, आपके हिसाब से मुझे कौन सी वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए इस रिएक्शन को निकालने के लिए? थर्ड। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां जाना है मुझे। चलो इसमें एक छोटी सी चेंज और करती हूँ मैं। सेकंड वाली Cu से Cu+ करना, लेट्स गो इट इन दिस मैनर। एक सेकंड, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये Cu बना है। ऑलरेडी Cu+ है। एक मिनट रुको, इसने एक इलेक्ट्रॉन किया +1 बना। ठीक है, इसको लो +1 में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 2+ बना। क्लियर? देन राइट दिस वन। अब मुझे बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए उस केस के। इसकी सपोज कोई वैल्यू a दे रखी है, इसकी b दे रखी है, इसकी c। अब तो थर्ड या एक और ले लेती हूँ तुम्हारे लिए। चेंज कर दिया, थर्ड होगा ना, थर्ड होगा। दिमाग लगा। बस थर्ड तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे देखिए। फर्स्ट वाली नहीं यार, एक सेकंड। कुछ कहना 3 होगा, ठीक है 3 होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर रही हूँ, अब देखिए। Cu plus again plus Cu loses 2 electrons and gives you Cu+। अब मुझे बताओ मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? कोई गलती नहीं, बी वाले में गलती करी थी। प्लस आया यहाँ पे, प्लस लिया मैंने इधर से, प्लस लिया इधर Cu क्या आना है? Cu आता है। अरे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। ओके, अब बताओ अब मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? अगर हम उसको मतलब बैलेंस, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, फर्स्ट और सेकंड, राइट? दोनों ऑब्वियसली पहले Cu+ बना, फिर C। मैंने क्या सिखाया था, इलेक्ट्रॉन एक एक करके लूज होते हैं, एक साथ नहीं लूज होते। तो तुम क्या करोगे, तुम तो A+B कर दोगे, यही करोगे ना। बट ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ऐड होती ही नहीं है। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं। सेकंड वाला नहीं नहीं, आंसर एकदम सही है, तो फिर A+B ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, लेकिन तो एक मिनट, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ऐड ही नहीं हो सकती, तो क्या करें? तो आता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा जी का, जो आपने पढ़ा था। क्योंकि डेल्टा जी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। हमने कौन सा फॉर्मूला उसका पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी का, -NF सेल। याद आ गया? अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका डेल्टा जी देख लेंगे, इसका डेल्टा जी देख लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। सो दिस इज द आंसर।
तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी में नहीं, ये मैंने जेई वाली चीज पढ़ाई है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या, अगर सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रोड सेल के ई नॉट दे रखी है और क्वेश्चन उसी से निकालना है, बेटा गलती से भी प्लस माइनस मत करना ई नॉट को, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से प्लस माइनस नहीं करती है। तो आपको यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो प्लस माइनस करेगी, एंड दैट इज योर डेल्टा। ठीक है, ये डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपने थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा है और इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा। क्लियर? इस फॉर्मूले में किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अब आती है, अब हम पढ़ते हैं जब हम सेल के ऊपर कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ये हमें पता कैसे चले। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो हमारा रिएक्शन है यहां से पढ़ते, ठीक है। हमेशा याद क्या रखना है, अगर डेल्टा जी है, अब एक और बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? इलेक्ट्रोकेमिकल तो स्पॉन्टेनियस सेल है, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलेगा रिएक्शन कैरी हो रहा है, यस। तो हम इसे क्या बोलते हैं? वर्ड फीजिबल, राइट? रिएक्शन इज फीजिबल, हम यही लिखते हैं हमेशा। डेल्टा जी निकालते हैं, अगर नेगेटिव निकल के आता है तो हम कहते हैं रिएक्शन इज फीजिबल। या ई नॉट से कैसे पता करते हैं? ई नॉट से फीजिबिलिटी पता की जाती है, याद रखो, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज फीजिबल। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या मैं कॉपर कंटेनर में सिल्वर को स्टोर कर सकती हूँ? कॉपर कंटेनर में सिल्वर को स्टोर कर सकती हूँ, यानी कॉपर का कोई एक आपके पास पतीला है, ठीक है, या हांडी है, कुछ भी कह लो, उसके अंदर मैंने AgNO3 डाल दिया, तो क्या मैं उसमें उसको स्टोर कर सकती हूँ? हाँ नहीं, दोनों आंसर नहीं होते बेटा, एक होता है। नहीं, क्यों नहीं? कौन किसके साथ? क्या करेगा? मैंने कहा आपके पास क्वाइट दोनों, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हो। ये आपका एक कंटेनर है, ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें मैंने AgNO3 का सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या मैं इसमें रख सकती हूँ इसको? क्यों नहीं रख सकती? सही बोल रहे हो, बट क्यों करेंगे रिएक्ट? आई वांट द आंसर ऑफ दैट। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं खुद फिल कर मुझे तो फिर इससे रिएक्टिविटी सीरीज करवा रही है। हाँ सही है, वही हो तुम। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉमन थिंग नहीं है, वही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे है, ठीक है ना? बड़े बड़े चैप्टर से उम्मीद थी। तो क्वेश्चन कम्स लाइक दिस आल्सो, क्लियर? तो इसमें क्या से क्वेश्चन आएगा? AgNO3 is stored in a copper vessel and we notice that there are holes in the copper vessel. Justify the answer. Reaction क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर आपका रिएक्ट कर रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ, जब वो रिएक्ट कर रहा है तो ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो किसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी? CU की। अब इसे कैसे याद रखना है, ये देखो। सोचने से गलत हो जाता है आंसर। अब देखो मैंने क्या बोला, व्हाट युवराज, मेरा टॉपिक क्या खत्म नहीं हुआ अभी तक भी। हमने पढ़ा E EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। हमने बोला यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होना मींस पॉजिटिव साइन आना, पॉजिटिव साइन का मतलब फिजिबल है रिएक्शन, यानी कि E कैथोड हमेशा E एनोड से ज्यादा होगा, तभी रिएक्शन में आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, राइट? तो E कैथोड पे E नॉट वैल्यू, जिस भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन, हम इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल 4 होगा, वो आएगा E कैथोड पे, यानी कैथोड पे लगेगा, आप ये कह सकते हो कैथोड पे आएगा, जिसकी E नॉट वैल्यू ज्यादा होगी। और एनोड पे कौन आएगा? जिसकी E नॉट वैल्यू लेस। अब इसका क्या मतलब है समझो, अगर सपोज करो मैंने तुम्हें दो वैल्यू दी है 1.03 0.80, ना तो बहुत इजीली पता चल रहा है ये ज्यादा है ये कम है,
इसी के आगे माइनस लगा दूं तो अब बताओ कितना चुप रहोगे आज। अब इन दोनों में दिमाग लगाओ, ज्यादा कौन सी वैल्यू है। मैथ्स वाला दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये यानी ये चला गया कैथोड पे और ये चला गया, समझ में आ गया। तो ये तरीका होता है याद रखने। अब क्वेश्चन में दो तरीके से दिया होता है, जैसे ये कॉपर वाला जो मैंने रिएक्शन तुम्हें दिया, इसको एक और तरीके से कैसे दे सकते हैं हम लोग, क्या कहेंगे आप। कॉपर का ई नॉट वैल्यू है 0.30 वोल्ट, राइट। Ag का ई नॉट वैल्यू है 0.80 वोल्ट, राइट। आई थिंक इसका मैं गलत लिख रही हूँ, 1.34 होता है शायद, अगर मैं गलत लिख रही हूँ। कॉपर का 1.34 राइट, 1.34। अब यहां से तो तुम्हें देख के पता चल रहा है, अगर वो कहे एक एलिमेंट है जिसका, अगर मैं यहाँ पे नाम भी ना दूं, चलो ए और बी करके दे दो क्वेश्चन के अंदर, तो और मैं ये बोल रही हूँ क्या हम बी को ए में स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन का आंसर पॉजिटिव में आएगा, राइट ना। क्या हम ए को बी में स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, वो उसे रिप्लेस नहीं करेगा। तो आंसर चाहे यहां से आए चाहे ऐसे आए, यू शुड बी रेडी विद योर कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आंसर कैसे करना है। इज इट क्लियर। अब ये बता दो, इतने टॉपिक में किसी को डाउट है, एक भी डाउट नहीं है आज किसी को। आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।